आज वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ अमेरिका की कार्रवाई नहीं थी। इसके पीछे है तेल, सत्ता और एक ऐसा वैश्विक एजेंडा जिसमें इजराइल खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा है। जी हाँ, अमेरिका ने जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका कहता है कि ये आतंक के खिलाफ कार्रवाई है। वेनेजुएला का बयान है कि ये तेल के लिए किया गया हमला है और इजराइल वो खुलकर कहता है कि आजादी के लिए ये जरूरी था। तो असल में वेनेजुएला में चल क्या रहा है और इस हमले पर जायोनिस्ट ओवरटोन्स का आरोप क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वेनेजुएला इसको जायोनिस्ट टिंट बता रहा है और इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट सेज कैप्चर ऑफ मदुरो हैज जायोनिस्ट टिंट। तो इसको ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इजराइल से इसका क्या कनेक्शन है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों विश्व शक्ति बनना चाहते हैं और दोनों सबसे ज्यादा हथियार रखना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये किसी भी देश के साथ जब कोई रिलेशन बनाते हैं तो इसमें इनका पर्सनल बेनिफिट होता है। तो इस बार वेनेजुएला के ऊपर स्टेटमेंट की है इजराइल ने, जब और अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक्स की थी और उसको लेकर इजराइल ने स्टेटमेंट दी है। वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट क्लेम्स जायोनिस्ट फिंगरप्रिंट इन मादुरो कैप्चर इजरायली एफएम होप्स टू रिन्यू टाइज बिटवीन जेरूसलम एंड काराकस। लेकिन इजराइल दूसरी तरफ ये भी चाहता है कि उनके वेनेजुएला के साथ यानी कि जेरूसलम और काराकस के यानी कि इजराइल के और वेनेजुएला के रिलेशंस अच्छे भी हों। तो आखिरकार इजराइल असल में है किसकी तरफ? अगर हम न्यूज की बात करें तो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया और न्यूयॉर्क भेज दिया। तो अमेरिका ने पहले तो वहां पे आधी रात को वेनेजुएला में स्ट्राइक्स की, जब सारे देश सब लोग सो रहे थे तब वहां पे स्ट्राइक्स की गई और उसकी किसी को जानकारी नहीं थी। और उसके बाद वहां पे निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट ने वहां पे इमरजेंसी लगा दी और मादुरो और उनकी वाइफ को बाद में अमेरिका ने हिरासत में ले लिया। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो बेसिकली अब वहां पे वो अंतरिम राष्ट्रपति बनी हुई हैं। रोड्रिगेज ने इस कार्रवाई को अभूतपूर्व सैन्य आक्रमण बताया जिसमें जायोनिस्ट झुकाव होने का आरोप लगाया गया है। तो बेसिकली जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब कि जिसने अंतरिम गवर्नमेंट खड़ी की है, उसने इसे अभूतपूर्व सैन्य आक्रमण बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा और उसके तेल संसाधनों का उपयोग करेगा। तो यहाँ से हमें अमेरिका की असली मंशा हमें सामने आती है हमारे, कि अमेरिका ने वेनेजुएला को ये कह के अटैक किया था कि वहां पे ड्रग वगैरह का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया कि वो वेनेजुएला को रन करेगा और उसके तेल संसाधनों का उपयोग करेगा। मतलब कि ट्रंप का असली उद्देश्य तो तेल संसाधनों का उपयोग करना ही था। घटनाक्रम की बात करें तो क्रोनोलॉजी 150 अमेरिकी विमान, विशेष बल और नौसैनिक तैनाती के साथ कराकस पर हमला किया गया जो कि वेनेजुएला की राजधानी है। निकोलस मादुरो और पत्नी सीलिया फ्लोरेंस गिरफ्तार की गई। न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप लगाया गया है। तो वेनेजुएला के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर हमले किए हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया और इसके साथ ही सैन्य तैनाती की गई है। डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति बनी है और नेशनल डिफेंस काउंसिल गठित की गई है। तो इस तरीके की कुछ हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें ट्रंप का मेन उद्देश्य यही है कि वेनेजुएला पर इल्जाम लगाकर उसको कंट्रोल में करना और वहां के तेल संसाधनों का उपयोग करना। वेनेजुएला का पक्ष क्या है? संप्रभुता का उल्लंघन। वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वहां के बारे में डिसीजंस लेना सब वेनेजुएला के हाथ में होना चाहिए। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत गलत किया है कि उनके ऊपर स्ट्राइक्स की और उनके तेल क्षेत्र को अब खुद से हैंडल करेंगे। अमेरिका का उद्देश्य वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण करना है। इससे रेजिम चेंज होगा। मादुरो को वैध राष्ट्रपति बताया गया। तो बेसिकली मादुरो को राष्ट्रपति तो बता दिया गया है, लेकिन अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों पर नियंत्रण करना चाहता है। इतिहास और न्याय अमेरिका को दंड देगा, रोड्रिगेज का कहना है। तो बेसिकली जो अंतरिम गवर्नमेंट वहां रन कर रही है वेनेजुएला में, उनका कहना है कि हिस्ट्री और जस्टिस जो है अमेरिका को दंड देंगे। लेकिन अमेरिका है हमेशा कभी किसी के कानून मानने नहीं है और खुद की हमेशा वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और ना ही उनके किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन है ना ही बुरे हैं। जिसमें अमेरिका को बेनिफिट होगा अमेरिका उस देश की साइड लेगा। तो बेसिकली अमेरिका के किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होते तो कौन अमेरिका को दंड देगा? और जहां तक बात कर रहे हैं हम कि जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूएन हो गया, तो उसमें भी इन्हीं का दबदबा है।
मादुरो पर आरोप लगाया गया है नार्को टेररिज्म का, कोकीन तस्करी और हथियारों की साजिश का। तो अमेरिका ने बेसिकली ये आरोप लगाकर वेनेजुएला के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य तो हमें सामने आ ही जाता है कि वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करना। जैसे कि वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स हैं, वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। यूएस का दावा है यह लॉ इन्फोर्समेंट प्लस नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था। तो बेसिकली वेनेजुएला जो है लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, तो वहां पे लॉस को लागू करना, कानूनों को लागू करना, और इसके साथ ही वहां की नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया गया ऑपरेशन था। अमेरिका मादुरो को वैध राष्ट्रपति नहीं मानता है, मतलब उनका कहना है कि वो मतलब वैध राष्ट्रपति नहीं है, उनको कोई परमिशन नहीं है वहां का राष्ट्रपति बनने की, इसीलिए वो गलत कदम उठाए गए मादुरो के, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। ट्रंप यूएस विल रन वेनेजुएला, बूट्स ऑन द ग्राउंड से नहीं डरते। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि वेनेजुएला को अब यूएस चलाएगा, यूएस रन करेगा। तो वेनेजुएला है, वहां पे सबसे ज्यादा तेल रिजर्व्स हैं, और आजकल आपको पता है कि फ्यूल की, ऑयल रिजर्व्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। भारत भी जो है बहुत ज्यादा ऑयल आयात करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे खुद के ऑयल रिजर्व्स नहीं है, भंडार नहीं मिलते हैं, तो वो दूसरे देशों से आयात करते हैं। और जो कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, ऑयल बेचती हैं, तो वो आपने देखा होगा कि वहां की समृद्धि कितनी ज्यादा है, क्योंकि आजकल इकोनॉमी ऑयल पे ही चल रही है। तो बेसिकली इसीलिए यूएस यानी कि ट्रंप का उद्देश्य यही है कि वो वेनेजुएला पर हमला करे और उसे अपने कब्जे में करे, और ये उनका उद्देश्य हमें पूरा होता नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलू देखें तो यूएन चार्टर आर्टिकल 2 का क्लॉज 4 किसी भी देश की संप्रभुता के विरुद्ध बल प्रयोग पर निषेध करता है, लेकिन आत्मरक्षा का आधार कमजोर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो है आर्म्ड अटैक किए गए हैं। तो इसी वजह से आर्म्ड अटैक नहीं होने चाहिए। बिना यूएनएससी की अनुमति के सैन्य कार्रवाई करना अलाउड नहीं है। लेकिन ट्रंप जो है हमेशा से कानून तोड़ते आ रहे हैं, उन्होंने आज तक किसी कानून का सही ढंग से पालन किया ही नहीं, इसका भी उन्होंने ऐसा ही किया। हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी का उल्लंघन हो रहा है। चीन, रूस, फ्रांस और यूएन महासचिव ने कार्यवाही पर गंभीर चिंता जताई है। तो बेसिकली इन कंट्रीज ने गंभीर चिंता तो दर्शाई है, जताई है, लेकिन आखिरकार होगा ही क्या, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अगर इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए या कोई कानून बना भी दिया, तो कौन सा वो फॉलो करने वाले हैं। इजराइल का दृष्टिकोण, वेनेजुएला पर आरोप लगाया है डेल्सी रोड्रिग्स ने ऑपरेशन में जायोनिस्ट फिंगरप्रिंट या जायोनिस्ट टिंट होने का आरोप लगाया है, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई नेता या फिर सरकार ऐसे कहता है कि इसमें जायोनिस्ट फिंगरप्रिंट या जायोनिस्ट टिंट है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो कार्रवाई की गई है उसके पीछे इजराइल का हाथ है, या फिर इजराइल से जुड़े राजनीतिक या रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं उससे। इजराइल समर्थक लॉबी का प्रभाव होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह आरोप होता है, प्रमाण नहीं है। तो बेसिकली इसके भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो ये बेसिकली एक आरोप है। तो बेसिकली अब हम समझ चुके हैं कि जायोनिस्ट जो है वो, जायनिस्ट फिंगरप्रिंट जब मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज के पीछे जो स्ट्राइक्स की गई हैं उसके पीछे इजराइल का हाथ होता है। इजराइल की प्रतिक्रिया, प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो है उन्होंने ट्रंप को बोल्ड और हिस्टोरिक लीडरशिप के लिए बधाई दी है। विदेश मंत्री गेदियोन सार ने अमेरिका को फ्री वर्ल्ड का नेता बताया है। मादुरो को तानाशाह ड्रग और टेरर नेटवर्क का नेता कहा है। तो बेसिकली इनके शब्दों से और इस तरीके से स्ट्राइक्स के लिए कांग्रेस करना, उनको यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को मतलब बधाई देना, और इसके साथ ही उन्हें इस तरीके का लीडरशिप वाला बताना और मादुरो को तानाशाह और ड्रग और टेरर नेटवर्क का बताना, इससे हमें संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं इसमें इजराइल का हाथ जरूर है। लेकिन वही इनडायरेक्टली तो इजराइल ऐसा कर रहा है, लेकिन सबके सामने इजराइल जो है वेनेजुएला और इजराइल के संबंध बहाल करने की इच्छा भी जता रहा है कि ये इनके संबंध अगर बहाल हो जाएं तो हो सकता है कि इजराइल भी कहीं ना कहीं वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों से या फिर तेल ले सके या फिर सस्ते दामों पर ले सके। तो इस तरीके से हमें यहाँ यूएसए और इजराइल की साफ साफ मंशा नजर आती है। इजराइल और वेनेजुएला के अगर हम रिलेशंस देखें तो पृष्ठभूमि, 2009 में वेनेजुएला ने इजराइल से संबंध तोड़ लिए थे। वेनेजुएला ईरान प्लस हजीबुल्लाह का समर्थक था और इसी वजह से इन्होंने संबंध तोड़ दिए थे। इजराइल इसे एक्सिस ऑफ टेरर कहता था। तो बेसिकली इस ग्रुप को जो है इजराइल साफ साफ टेररिज्म से जोड़ता है, और इसी वजह से वेनेजुएला और इजराइल के संबंध खराब हो गए थे। इसका भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा था और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप वापिस आ गया था। मतलब जब तक वेनेजुएला के संबंध थे तब तक, वेनेजुएला के इजराइल के साथ संबंध थे तब तक वो इजराइल का उनके ऊपर प्रभाव था, लेकिन अब अमेरिकी हस्तक्षेप वापिस आ गया था। तेल राजनीति, जैसा कि
वेनेजुएला जैसे बड़े तेल रिजर्व्स वाले क्षेत्र को लेकर हमेशा ऑयल पॉलिटिक्स, एनर्जी पॉलिटिक्स चलती है और अब भी जो है कंपटीशन चलेगा कि वेनेजुएला के तेल पर कौन अधिकार करेगा। अमेरिका बनाम चीन, रूस, ईरान ध्रुवीकरण, तो यहाँ पे ध्रुवीकरण हो जाता है कि ईरान, रूस और चाइना एक साइड है और अमेरिका एक साइड है। अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था कमजोर होने की आशंका। कानून व्यवस्था तो ऑलरेडी कमजोर हो ही चुकी है, कोई फॉलो नहीं करता, कोई एथिक्स कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन फिर भी जो बची है उसके हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि कभी भी किसी भी कंट्री पे स्ट्राइक्स हो जाती है, उसके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल लिया जाता है। तो इस तरीके की तो हमें घटनाएं देखने को मिलती है। और क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई वैल्यू है? और या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ बुक्स में लिखने के लिए है, इन्हें असल में फॉलो नहीं किया जा रहा। और यहाँ नेता हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो खुद को इतना महान समझ रहे हैं कि वो इन कानूनों को फॉलो करना जरूरी नहीं समझते। अगर हम भारत के लिए इसके निहितार्थों की बात करें तो भारत हमेशा संप्रभुता, नॉन इंटरवेंशन और इंटरनेशनल लॉ का समर्थन करता है। भारत हमेशा जो भी इंटरनेशनल लॉ बने हैं उसका समर्थन करने की कोशिश करता है और इसके साथ ही किसी भी देश की संप्रभुता है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ वेनेजुएला की संप्रभुता स्पष्ट प्रभावित हुई है, बहुत नुकसान पहुंचा है उनकी संप्रभुता को। भारत को तेल आपूर्ति के लिए और प्रवासी भारतीय और बहुपक्षीय मंचों पर संतुलन पर ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली भारत को ध्यान ध्यान देना होगा कि तेल आपूर्ति के लिए वेनेजुएला एक ऑप्शन हो सकता है और इसके साथ ही प्रवासी भारतीयों के लिए वेनेजुएला भी एक जगह है। और बहुपक्षीय मंचों पर संतुलन बनाना होगा, मतलब किसी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो कंट्रीज अलग अलग साइड हो रहे हैं, वर्सेस में हो रहे हैं, तो एक कंट्री की साइड हो जाए बिल्कुल या फिर बिल्कुल दूसरी कंट्री की साइड हो जाए। तो भारत को बैलेंस बना के चलना होगा जिससे कोई भी एक फिक्स साइड ना रहे और भारत दोनों से हो सकता है तो दोनों से बेनिफिट ले सके, क्योंकि एक ही साइड हो जाना हमेशा खतरनाक साबित होता है। जायोनिस्ट ओवरटोन या अंडरटोन का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, यही सबसे बड़ा इशू है। तो रोड्रिगोज ने दावा किया है कि इस अमेरिकी ऑपरेशन में जायोनिस्ट अंडरटोन्स मिलते हैं, जायोनिस्ट टिंट मिलता है। जायोनिस्ट हमने देखा कि एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंदर अगर किसी के ऊपर जायोनिस्ट होने का आरोप लगाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे इजराइल का हाथ है। उनका बयान है कि दुनिया स्तब्ध है और वेनेजुएला जैसे देश पर ऐसा हमला हुआ है जिसमें निसंदेह जायोनिस्ट अंडरटोन है। हालांकि अब तक इजराइल की प्रत्यक्ष सैन्य भूमिका का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। मतलब इजराइल सामने आकर डायरेक्टली जो है इस मुद्दे में पार्टिसिपेट, इस मुद्दे में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वेनेजुएला का मानना है कि इनडायरेक्टली इजराइल के इस हमले के पीछे इजराइल का साफ साफ हाथ है। यह बयान संवेदनशील क्यों है? इस बयान से वेनेजुएला में यहूदी समुदाय में भय और चिंता बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में कोई एक रिलीजन स्पेसिफिक या एक लैंग्वेज स्पेसिफिक के लोग रहते हैं। वेनेजुएला में यहूदी लोग रहते होंगे, लेकिन वेनेजुएला का ये कड़वा रुख जो कि इजराइल के प्रति है, वो वेनेजुएला में रहने वाले यहूदियों के प्रति या यहूदी समुदाय के प्रति जो है भय और चिंता खड़ी करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एंटीसेमेटिक यहूदी विरोधी भाषा को लेकर चिंता बढ़ी है। पहली बार नहीं है, मादुरो जो है पहले भी जायनिस्ट फॉर राइट, इंपीरियलिस्ट डेमंस जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। तो बेसिकली वेनेजुएला इन वर्ड्स का पहले यूज कर चुका है यहूदी लोगों के लिए या फिर इजराइल के लिए। इसी वजह से ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। उन्होंने राजनीति को धार्मिक भाषा में फ्रेम किया है। राजनीति को धार्मिक भाषा में आजकल वैसे हर कंट्री में ही यही चल रहा है कि पॉलिटिक्स है उसको रिलीजन स्पेसिफिक बना दिया गया है। इसमें क्रिश्चियन और जायनिस्ट को जो है ओपोजिशन में खड़ा कर दिया गया है। और अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्या इसमें सच में ईरान इजराइल का हाथ है या नहीं। मादुरो का धार्मिक राजनीतिक नरेटिव। मादुरो ने वेनेजुएला को ईसाई राष्ट्र बताया है। वेनेजुएला एक क्रिश्चियन राष्ट्र है और इसके मतलब जो इजराइल है उसके ऊपर जो है जायनिस्ट हमले के ऊपर जायोनिस्ट होने का आरोप लगाया गया है। अगर ये सच हो जाता है और इसमें इजराइल का हाथ होता है तो इससे सिचुएशंस बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि अब यूएस और इजराइल साथ में हो गए हैं, क्योंकि स्ट्राइक्स जो है यूएसए ने की है और अगर ये इजराइल के कहने पे की है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका और जायोनिज्म को ईसाइयों के खिलाफ बताया गया है। उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह को वेनेजुएला की संप्रभुता की लड़ाई का कमांडर इन चीफ बताता हूँ। तो अब उन्होंने रिलीजन का सहारा लिया है। अब जो उन्होंने रिलीजन का सहारा लिया है और जीसस को वेनेजुएला की संप्रभुता का कमांडर बना दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि संकट को धार्मिक प्लस वैचारिक युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा है। वैचारिक युद्ध इसलिए कि इसके अंदर इजराइल का हाथ है और वहां यहूदी लोग हैं, तो यहूदी के और क्रिश्चियन के बीच में ये एक युद्ध बन चुका है।
इजराइल के दृष्टिकोण से देखें तो इजराइल एक्सप्रेसेस होप फॉर रिजम्पशन ऑफ वेनेजुएला टाइज आफ्टर मदुरो डिस्पोजल। तो मदुरो की गिरफ्तारी के बाद इजराइल ये सोच रहा है, ये होप कर रहा है कि इससे शायद वेनेजुएला के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर वेलकम्स रिमूवल ऑफ डायरेक्ट डिक्टेटर नेतन्याहू, कांग्रेस ट्रम्प फॉर बोल्ड एंड हिस्टोरिक लीडरशिप विदाउट डायरेक्टली मेंशनिंग द ऑपरेशन। बेसिकली तानाशाह माना जाता है उनको, मादुरो को जो है उनको ये लोग डिक्टेटर मानते हैं, तानाशाह मानते हैं। और इसके साथ ही नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी दी है उसके बोल्ड और हिस्टोरिक लीडरशिप के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है इस तरीके की स्ट्राइक्स करके। और इसके साथ ही उन्होंने इस ऑपरेशन को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, मतलब डायरेक्टली तो ये चाहते हैं कि उनके वेनेजुएला के साथ रिलेशंस अच्छे हों, लेकिन इनडायरेक्टली वो यूएसए को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस प्रकार के एक्शंस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्स पे जो है उन्होंने पोस्ट किया है, कांग्रेस प्रेसिडेंट्स रियल डोनाल्ड ट्रम्प फॉर योर बोल्ड एंड हिस्टोरिक लीडरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आई सैल्यूट योर डिसीजन रिसोल्व एंड द ब्रिलियंट एक्शन ऑफ योर ब्रेव सोल्जर्स। तो इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस तरीके से हमें इनके दो फेसेस नजर आते हैं कि डायरेक्टली तो ये उन काराकस के साथ वेनेजुएला के साथ रिलेशंस अच्छे करने चाह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके के काम कर रहे हैं, ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो कंट्रीज खुद को डेवलपमेंट करना चाहती है वो किसी की साइड नहीं होती, वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के थ्रू आगे बढ़ती है। इजराइल की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की कार्रवाई को अच्छा बताया है और विदेश मंत्री गेदियोन सार ने अमेरिका को फ्री वर्ल्ड का नेता कहा है। मादुरो को तानाशाह कहा गया है और ड्रग और टेरर नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है। इस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला को टोटली गलत साबित कर दिया कि वेनेजुएला तो पूरा का पूरा टेररिज्म का ही बना हुआ है और इसके साथ डिक्टेटरशिप है मादुरो की। लेकिन ट्रंप के यहाँ पे गुणगान किए जा रहे हैं कि उन्हें फ्री वर्ल्ड का नेता बोला जा रहा है और उनका ये स्ट्राइक्स करना एक्शन और इसके साथ ही मादुरो को और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करना एक अच्छा काम बताया जा रहा है। हमें इनकी टू साइड्स साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इजराइल वेनेजुएला संबंधों की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2009 में उन्होंने संबंध तोड़े। इजराइल वेनेजुएला को टेरर और ड्रग्स का एक्सिस बताता है और इजराइल ने मादुरो की गिरफ्तारी को रणनीतिक अवसर के रूप में देखा है। अभी यहाँ ये ऐसी पॉसिबिलिटीज खोज रहे हैं कि अगर वेनेजुएला में मतलब यही हालत रहती है, इमरजेंसी लगी रहती है और कोई गवर्नमेंट नहीं बन पाती, तो ये इजराइल के लिए चांस हो सकता है उनके पेट्रोल क्षेत्र के ऊपर, मतलब ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्जा करने का। तो इस तरीके से हर देश अब वेनेजुएला को ऑप्शन के तौर पे ले रहा है कि उसका यूज करे या ना करें। वेनेजुएला संकट केवल सैन्य या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि तेल राजनीति, रेजिम चेंज और धार्मिक वैचारिक नैरेटिव जो है हमारे सामने रखता है। तो मतलब कि वेनेजुएला देश की संप्रभुता को तो टोटली खत्म कर दिया गया है और अब ये सिर्फ एक कानूनी या फिर सैन्य मुद्दा नहीं है, अब ये तेल की राजनीति बन चुकी है, ऑयल पॉलिटिक्स बन चुकी है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान समर्थन ब्लॉक का संगम बन चुका है अभी ये, मतलब अमेरिका इजराइल एक साइड है और ईरान समर्थक ब्लॉक एक साइड है। जायनिस्ट अंडरटोन्स का आरोप संकट को लैटिन अमेरिका से वेस्ट एशिया तक जोड़ता है और वेस्ट एशिया से जब कोई बात एशिया से जुड़ती है तो वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि इस तरीके की घटना से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वेनेजुएला को के ऊपर पहले अटैक करते हैं, फिर वहां के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को बंदी बना के जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, उनके इस तरीके के स्टेटमेंट आना जो कि कंप्लीटली यूएस साइड है, वहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना कि वो वेनेजुएला के साथ अपने रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं। तो ये सारी ओपोजिट और कंफ्यूजिंग सी घटनाएं, इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये घटना तेल राजनीति पर डिपेंड है, अंतरराष्ट्रीय कानून और शक्ति संतुलन का ज्वलंत उदाहरण है। शक्ति संतुलन पूरे तरीके से खत्म हो गया है और अंतरराष्ट्रीय कानून तो सिर्फ कहने की बातें रह गई है, क्योंकि ट्रंप जैसे नेता अंतरराष्ट्रीय कानून को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। इजराइल का खुला समर्थन और वेनेजुएला का जायोनिस्ट आरोप इसे वेस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका से जोड़ता है। इस तरीके के जायोनिस्ट वाले आरोप लगाना, और वेनेजुएला ने जब आरोप लगाए कि ये जायोनिस्ट विचारधारा है, मतलब कि ये जायोनिस्ट फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं कि जो यूएस ने अटैक किया उसके ऊपर इजराइल का हक, उसके ऊपर उसके पीछे इजराइल का हाथ है। लेकिन वही जब इजराइल इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है
अमेरिका के लिए, तो इससे साफ-साफ नज़र भी आता है कि सच में हो सकता है कि यूएस के पीछे इज़राइल का हाथ है, उनकी स्ट्राइक्स के पीछे। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमें इज़राइल के और यूएस के रिलेशंस का पता चलता है कि वो दोनों कैसे वेनेजुएला के ऊपर अटैक्स करके वहाँ के तेल क्षेत्रों को, तेल भंडारों को अपने हिस्से में करना चाहते हैं, और यूएस ने डायरेक्टली, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली बोला है कि वो वेनेजुएला को रन करना चाहता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।